हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल एंड आई नो यू गाइस आर वेरी स्मार्ट। और आप लोगों ने थंबनेल देखकर ही पता कर लिया होगा कि हम इस सेशन में किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। और हम इस सेशन में फेज़ 2 ऑफ आवर CSIR का जो अभी एग्जामिनेशन चल रहा है ASO और SO का। आई नो इट्स वेरी अर्ली टू टॉक अबाउट फेज़ 2, बट डेफिनेटली आई विल गिव यू द वंडरफुल इनसाइट्स अबाउट द फेज़ 2 एंड वी विल डिस्कस अबाउट द सब कंपोनेंट्स ऑफ द फेज़ 2 एग्जामिनेशन, दैट इज द एसे एग्जामिनेशन, एसे लेटर एंड प्रेसे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही में आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू अबाउट द इनसाइट अबाउट माई सेल्फ कि भाई मैं हूँ क्या और ये पर्पज़ क्या है ये यूट्यूब चैनल शुरू करने का, ठीक है, ताकि आपको भी एक तरफ से ऐसा भरोसा सा रहे कि हाँ चलो दूसरी तरफ कोई नॉन पर्सन है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन बिना किसी देरी के। अच्छा, इससे पहले जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो थी हमारी कट ऑफ वीडियो के बारे में, जो कि फेज़ 1 के बारे में थी, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है प्लीज़ डू विजिट दैट एंड आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू इन दैट वीडियो कि भाई कैसे कैसे ये पेपर जो है वो आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, अटैम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव के जो डर है उसके बीच में ना फंसें। सो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ डू विजिट दैट और फिर उसके बाद आप फेज़ 2 के बारे में देख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से भी शुरू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ना एक मैं बात आपको दिल से बताना चाहता हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि बहुत सारे देखो यूट्यूब्स के ऊपर चैनल्स हैं, बहुत बहुत वीडियोज़ आपको अवेलेबल होंगी, बहुत तरह के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत तरह के लोग हैं ना। और यूट्यूब इज़ अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए किताबें हैं ना भाई, पढ़ने के लिए तो एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पे आते हैं। और आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरी एक वीडियो को इतने कम टाइम के अंदर इतना ज़्यादा रीच मिलेगी। सो आई एम बिंग थैंकफुल टू यू। बट अभी और ज़्यादा बातें हम करते रहेंगे बीच बीच में, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अभी पहले अपने मेन फोकस की तरफ आते हैं, हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। इसके बारे में हम बात शुरू करते हैं अपनी। देखो पेपर क्या, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसका क्या रोल है आपके सिलेक्शन के अंदर। नियरली 350 का आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, ठीक है, जिसके अंदर आपका था पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 आपका था 150 मार्क्स का, पेपर 2 आपका था 200 मार्क्स का। तो नियरली 350 मार्क्स आपके कंडक्ट हो चुके हैं। अभी आपके पास सिर्फ 150 मार्क्स ही बचे हैं और यहाँ पे दो ओपिनियन आते हैं, ठीक है, कि ऐसे का जो या जो फेज़ 2 का आपका एग्जाम है दैट विल नॉट हैव अ वेरी लार्ज इंपैक्ट ऑन यू, ठीक है। बहुत बड़ा तगड़ा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ, इस बात से एग्री करता हूँ एंड आई विल प्रूव यू हाउ। सेकंड, मैं ये बोलूँगा कि ये यहाँ पे बहुत ह्यूज इंपैक्ट होता है, इन 150 मार्क्स का बहुत ह्यूज इंपैक्ट है एंड आई वुड से कि डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आप बोलेंगे सर ये क्या बना दिया, तो सिलोगिज्म जैसा बना दिया, दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, बोथ आर ट्रू। हाउ इट कुड हैपन, डेफिनेटली इट कुड हैपन इन ओनली इन इंडिया, है ना। देखेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना भाई, ठीक है। चलो अभी अपना मेन टॉपिक की तरफ वापस से आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है, जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट देखी थी, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके 150 मार्क्स के ऐसे वर्ड का आपके सिलेक्शन के ऊपर। कैसे नहीं पड़ेगा देखते हैं। ये आपका जो है ना फेज़, आपका फेज़ 2 है, पेपर 3 है, जिसके अंदर हिंदी इंग्लिश के अंदर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। समय आपको 2 आवर्स दिया जाएगा। इसके अंदर क्या होंगे, ऐसे होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक ऐसे कितने का होगा 50 मार्क्स का, दूसरा ऐसे कितने का होगा 50 मार्क्स का, टोटल मार्क्स 100। एक प्रेसे होगा, एक ही क्वेश्चन होगा और आपको 30 मार्क्स के लिए करना होगा। एक लेटर या फिर एप्लीकेशन होगी 1 मार्क्स का, कितने मार्क्स के लिए होगा, टोटल 20, और टोटल मिलकर कितने हुए 150 मार्क्स। बहुत बढ़िया। चलो अभी हम एक चीज़ देखते हैं, अब यहाँ से हमारा एनालिटिकल पोर्शन शुरू होता है। तो अब हम देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कैंडिडेट्स के बीच में फाइट होगी और किस तरह का कंपटीशन होगा। देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ पहले से कि अगर हम आपके फेज़ 1 के बारे में देखें, अगर हम आपके फेज़ 1 एंड के बारे में देखें जिसके अंदर आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 है, तो वहाँ पे आपको जो वेरिएशन है वो बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। आप कैसे वेरिएशन को बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा, अगर सपोज आपका 350 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन है तो 2 चांसेस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो 20, 50, 100 के बीच में भी फॉल कर रहे होंगे और ऐसे भी होंगे जो 300 के पास में भी आ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर आपके सामने वेरिएशन कितने मार्क्स का देखने में मिलता है, 200, 250, 150, इतना तगड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन जिस भी कैंडिडेट ने फेज़ 1 को क्वालिफाई किया है, इसका मतलब दमखम तो है उनके अंदर। देखो इंडिया के अंदर हम एक चीज़ बोल सकते हैं, जिसने भी किसी भी एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स निकाला है, ठीक है, अगर वो जो प्रीलिम्स है फेयरली कंडक्ट हुआ है एंड दैट इज फाइन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस कैंडिडेट के अंदर दमखम है कि वो क्वालिफाई कर सकता है। अगर इंडिया की जगह वो किसी भी अदर नेशन के अंदर होता ना तो उसकी जॉब मिलना पक्की थी, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। रीजन इज कॉम्पिटिशन, कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत तगड़ा है और इस कॉम्पिटिशन की वजह से जो है प्रीलिम्स इतना टफ हो जाता है कि फाइनल जॉब से भी ज़्यादा प्रीलिम्स आपका टफ हो जाता है। किसी भी एग्जाम का फेज़ 1 प्रीलिम्स से बहुत टफ हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिशन यहाँ पे कट थ्रोट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट हम देखने क्या देखने को मिलता है कि अब यहाँ पे जो ये आपके पुअरेस्ट वाले कैंडिडेट थे ना, ये पुअरेस्ट वाले कैंडिडेट हट जाते हैं। अब यहाँ पे जो कंपटीशन बचता है वो एवरेज मार्क्स वर्सेस बेस्ट मार्क्स के बीच में ही बचता है। ऐसे आपका कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का। प्रेस से आपका कितने मार्क्स का था, 30 मार्क्स का। लेटर 20 मार्क्स का। तो एक एक करके देखते हैं। ऐसे के अंदर एक एवरेज स्टूडेंट, मतलब एक एवरेज, अगर लीनियंट चेकिंग होती है तो उस कंडीशन के अंदर एक एवरेज पर्सन बिना किसी ज़्यादा तैयारी के 70 to 75 ले आएगा। बेस्ट 80 to 86 लेके आ जाएगा, वो 86 to 90। प्रेस के अंदर 20, 25। इसी तरह हमने ऐसे के इसके अंदर लेटर के अंदर 13 and 17 डिसाइड किए, राइट। तो जो स्कोर है उसके अंदर कितने मार्क्स का डिफरेंस आएगा, उसके अंदर मार्क्स का डिफरेंस आएगा जी 20। इसका मतलब अब जो एक एवरेज पर्सन है, एवरेज पर्सन मतलब जिसने फेज़ 1 क्लियर किया है, उसके मिनिमम अगर लीनियंट चेकिंग होती है तो 20 मार्क्स जो है ना उसके कम होंगे आपके बेस्ट कैंडिडेट से। तो 20 मार्क्स के अंदर आपका मैक्सिमम जो क्राउड है वो सिमट जाएंगे, आ जाएंगे वो। इसका मतलब कॉम्पिटिशन यहाँ पे और ज़्यादा एनहांस होने वाला है। तो ये फर्स्ट थिंग है। अच्छा, अब इसकी वजह से मैं आपको क्या बताता हूँ। आपका फेज़ 1 कितने मार्क्स का था, 350 मार्क्स का, ठीक है। 350 मार्क्स वर्सेस 20 मार्क्स। भाई सबसे ज़्यादा बड़ा खेल जो आपने खेलना था पेपर में सिलेक्शन के लिए वो आप खेले जा चुके हो। अब सपोज मान लो अगर कोई कैंडिडेट है उसके 300 स्कोर हो रहा है, ठीक है, लेट्स से किसी का 300 स्कोर हो रहा है आउट ऑफ 350,
उसने तो पेन डाउन कर रखा है ना वहीं पे। अब उसके ये 20 मार्क्स आए ना आए, ठीक है, वो कुछ भी हो, वो तो पास है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो जो ये कैंडिडेट होते हैं ना, क्रीम ऑफ द क्रीम, इनको इन 20 मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो ये बोलेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा गेम कंप्लीट हो चुका है, हमने कर लिया, अब बोलो क्या करना है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये जो 20 मार्क्स हैं, दे डजंट डैम केयर अबाउट एनीथिंग, ठीक है। उन्हें इसके बारे में परवाह नहीं होती। और अगर इफेक्टिवली जाके देखें तो 10 to 15 का ही वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इस 20 को हटा के यहाँ पे 10 to 15 लिखें, तो भाई 10 to 15 ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि इतना वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। और उन लोगों के लिए ये वेरिएशन कोई मायने नहीं रखता, राइट। लेकिन ये बहुत तगड़े मायने भी रखता है। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले ये बात कौन बोलते हैं, आपके कोचिंग सेंटर्स बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि भाई बिल्कुल ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और आप सबको एनरोल करना चाहिए हमारे XYZ कोर्स के अंदर। एंड हमारे पास कूपन है, ABC का कूपन है, मेरे नाम से सेव करो और आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये कर लो और वो कर लो और आग लगा दो दुनिया के अंदर, ठीक है। और हम आपको बना देंगे CSIR के अंदर सुपरफिशियल एजेंट, और आप बनोगे रॉ को डायरेक्टली रिपोर्ट करोगे, पता नहीं क्या तोपची बन जाओगे। ऐसा ऐसा सपने सुहाने दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉजिकल देखें, ठीक है, हमेशा अपना लॉजिक को इस्तेमाल करो। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये बोलता है, सपोज ये आपकी क्रीम है, ठीक है, ये आपकी वो क्रीम है जिसने फेज 1 को क्वालिफाई किया है। इस फेज 1 के अंदर क्रीम की भी क्रीम क्या है, ये वाली, ठीक है। इनको लिए कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर, ठीक है। इनके लिए जो ये आपके 10 to 15 मार्क्स हैं, इनके लिए दीज आर वेस्ट मटेरियल, ठीक है। आ जाए, ठीक है, नहीं आए तो क्या होगा, सिलेक्शन तो है ही, ठीक है। दिल्ली की जगह कहीं और सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये चीज़ें उनको ऐसे लगती हैं। लेकिन जो कट ऑफ में 2-3 मार्क्स के वेरिएशन से पास या फेल होते हैं, उनके लिए ये सिचुएशन होती है डू और डाई। ये डू और डाई वाली सिचुएशन होगी यहाँ पे आके। सो उन लोगों के ऊपर ह्यूज इंपैक्ट है, किन लोगों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर। यहाँ पे जो है ना ह्यूज बहुत तगड़ा इंपैक्ट है इन लोगों के ऊपर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या इंपैक्ट है, डेफिनेटली, क्या इंपैक्ट नहीं है, डेफिनेटली। हम दोनों बातों से एग्री करते हैं। अब इसके बाद मैं एडवाइस दूंगा कि आपको फेज 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बट उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। ऑल्दो इट्स अ बिट लेट, बट डेफिनेटली थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है, क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, थोड़ी प्राइवेसी कंसर्न्स और थोड़ा सा मतलब यार शुरू की बात है, तो चलो देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेडिकल कॉलेज एंड आई हैव ग्रेजुएटेड, और उस समय पे एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था जिसके अंदर मेरी AIR डबल डिजिट के अंदर रैंक आई थी। एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट एडमिशन इनटू द गवर्नमेंट कॉलेज। बहुत ही मीनियल फी के ऊपर गवर्नमेंट जो है बहुत ही फैंटास्टिक एक स्टैंडर्डाइज एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद मैं साथ ही में अपने कॉलेज के समय पे ही अपीयर करना शुरू कर दिया था अदर एग्जामिनेशंस के अंदर, जैसे CDS हुआ, आपका CSE हुआ, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, SCS हुआ, NABARD, ग्रेड A, RBI। सो आई हैव क्वालिफाइड ऑल ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, नॉट फाइनली रिकमेंडेड, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, डिस्क्लेमर है, नॉट फाइनली रिकमेंडेड। अगर होता तो भाई अपने भी बड़े बड़े मतलब वहाँ पे रॉयल और ग्रैंड एंट्रीज की वीडियोज आती है ना। खैर आई एम नॉट दैट अनएथिकल, ठीक है, मैं इतना बड़ा अनएथिकल नहीं हूँ। सो इसके साथ ही में टीचिंग मेरी एक हॉबी भी, जो मुझे पता नहीं थी कि ये मेरी हॉबी है, दैट गॉट इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड नाउ आई हैव ऑल्सो बीइंग एंगेज्ड इनटू द टीचिंग, एंड नॉट अ फुल टाइम टीचर, बट आई एम अ पार्ट टाइम टीचर, एंड आई यूज्ड टू टीच, और मैं अभी भी पढ़ाता हूँ CSE के स्टूडेंट्स को। सो दैट इज माई जर्नी, एंड माई एज इज लेस देन 30, सो आई एम नॉट अ बिग, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ी सफेद दाढ़ियों वाले है ना, बहुत तगड़े मोटिवेशन मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो आई एम अ लिटिल बिट ऑफ, यू कैन से द मीडियोकर पर्सन, राइट, ठीक है। चलिए, ये मेरे बारे में था। उसके बाद हम दोबारा से रिवर्स आते हैं हमारी फेज 2 को डिसाइफर करने के ऊपर। मेरी एडवाइस क्या होगी कि यहाँ पे देखो, दो तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो CSE वाले होंगे, दूसरा नॉन CSE वाले होंगे, ठीक है। दोनों में से किसी को एज नहीं मिलने वाला इस पेपर में। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, जो CSE वाले होंगे ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे होंगे। क्यों? कि भाई हमारे पास कंटेंट है बहुत भयानक, हम तो कंटेंट की नदियां बहा देंगे, हमने तो बहुत समय से कंटेंट ही कंटेंट पड़ा हुआ है, और इस वजह से उनके अंदर क्या आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस। चिंता मत करो, ये ओवर कॉन्फिडेंस उनको नहीं लेके डूबेगा। मैं बताऊंगा क्या लेके डूबेगा। नॉन CSE वाले क्या सोचेंगे, यार हम तो नॉन सिविल सर्विस वाले हैं, और यहाँ पे तो सिविल सर्विस वालों के पास कंटेंट भरमार है, तो हमें कहाँ पे जाना चाहिए, अंडर कॉन्फिडेंस में। वो उनका बेड़ा यहाँ करके जाता है। तो दोनों ऐसे डरे डरे से बैठे रहेंगे, और बीच में मजाक उड़ा के जाएगा CSIR, दो बिल्लियों के बीच में बंदर के फायदा। तो यहाँ पे किसी को एज नहीं मिलेगा। क्यों? CSIR के अंदर क्या पैटर्न होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंस होती है वहाँ पे कंटेंट की। कंटेंट जबरदस्त होना चाहिए, बाकी जाए सारी चीजें इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, उन कंटेंट के बीच में ऑर्गेनिक लिंक होना चाहिए आपके ऐसे में। ऑर्गेनिक लिंक मतलब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ऐसे पानी की तरह बहते हुए चलना चाहिए, नदी से बहती चलनी चाहिए, कि बस पर्सन उस धारा को छोड़ने का मन ना करे, बहुत बढ़िया लगे उसे ऐसे। ये होता है ऑर्गेनिक लिंक। थर्ड नंबर पे वो ग्रामर के बारे में रोते पीटते हैं सब, और फिर स्पेलिंग के बारे में, और वर्ड लिमिट को तो कोई काउंट ही नहीं करता, ठीक है। वर्ड लिमिट को तो कहते हैं भाई तेरी मर्जी, जितना लिखना लिख दे, लेकिन फिर भी वो वर्ड लिमिट क्या देते हैं, नियरली 1000 to 1200 वर्ड्स, ऐसा वो वर्ड लिमिट प्रोवाइड करते हैं, राइट, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे बैंकिंग पैटर्न में। बैंकिंग पैटर्न में कैसा खेल होता है, वहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वर्ड लिमिट। अगर आपसे बोला गया है 250 वर्ड्स के अंदर लिखो, तो आप 245 और 252 के ऊपर या नीचे एक्सीड नहीं या कम नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो फिर आपके चांसेस घटते होने शुरू हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ड लिमिट। यहाँ पे सिविल सर्विस में सबसे लास्ट क्या है, वर्ड लिमिट, ठीक है। सेकंड इज ग्रामर, ठीक। थर्ड इज यहाँ पे आती है स्पेलिंग, स्पेलिंग बहुत अच्छे से देखनी पड़ती है। फोर्थ इज कंटेंट, और आखिर में आता है ऑर्गेनिक लिंक। इनको कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सिविल सर्विस का पेपर है, ये कैसे होता है आपका, पेन एंड पेपर बेस्ड, करेक्ट है, और इसको ह्यूमन चेक करता है। लेकिन ये बैंक के अंदर जो कंप्यूटर के ऊपर आपका ऐसे लिखा जाता है, उसको कौन चेक करता है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले क्या देखेगा, वर्ड लिमिट, ग्रामर, स्पेलिंग, कंटेंट। कंटेंट चेक करने का काम किसका, ह्यूमन का। इन तीनों चीज़ों का काम किसका है, इन तीनों चीज़ों का काम है आपके काम सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर गलतियां पहले ही दिखा देगा। तो यहाँ पे इन तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। कंटेंट की डेफिनेटली इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन इन सबसे कम इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। ये आपका बैंकिंग वाला पैटर्न है। मुझे क्या लगता है कि ये पैटर्न फॉलो होगा। क्यों? आई विल गिव यू द प्रूफ। दो ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है, 50-50 मार्क्स के। एक टोटल कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। बहुत बढ़िया। एज्यूम करते हैं सिविल सर्विस वालों को, है ना, उन्हीं का आइडिया लेके चलते हैं। सिविल सर्विस में 1000 वर्ड का एक ऐसे लिखना होता है। कितने मार्क्स का होता है, 125। इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 8 से जाएगा, मतलब 1 मार्क इज इक्विवेलेंट टू योर 8 वर्ड्स।
एक मार्क 8 वर्ड के बराबर है, तो 50 मार्क्स का है, तो लगभग 400 वर्ड्स होने चाहिए हर ऐसे के अंदर, करेक्ट है। लेकिन ये किस हिसाब से होना चाहिए, पेन एंड पेपर बेस्ड के ऊपर। पेन एंड पेपर के अंदर आपका हाथ जरा सा फास्ट चलता है, लेकिन अगर हम कीबोर्ड के अंदर आए तो जरा सी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इस वजह से आपके सामने जो वर्ड लिमिट प्रोवाइड की जाएगी, कितनी की जाएगी भाई, 250 से 300 वर्ड। अब ये 250 से 300 वर्ड क्यों चैलेंजिंग है, जो सीएससी वाले हैं वो तो मर गए इसमें, क्यों, क्योंकि 250 वर्ड में भैया एक्सप्लेन किया जाता है आपका क्वेश्चन, मुझे पता है क्वेश्चन किया जाता है 15 मार्क्स का, ठीक है। 11 मिनट वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, मतलब वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करते, स्टूडेंट को खुद को अपने 11 मिनट के आसपास का टाइम देना होता है, ये मैक्स टाइम है। तो 11 मिनट के अंदर आपको 250 वर्ड्स जो है ना लिखने होते हैं, और वो क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ पे आपके सामने क्या है, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आपके सामने है जनाब ऐसे, और ऐसे के अंदर आपको सारी चीज़ें लिखनी होती है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, प्लस सारे डायमेंशंस, फ्लूडिटी के साथ कंटेंट, थीसिस, एंटीथीसिस, सारा ड्रामा लिखना होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, बिकॉज इन 250 वर्ड्स इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्रेस इन द ऑर्गेनिक फ्लो ऑफ ऐसे, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड, प्रेसे में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे एक ही पैराग्राफ में प्रेसे लिखना होता है। ऐसे तो प्रेसे जो है ऐसे ऐसे करके आपको दिया हुआ होगा, लेकिन आपको इसको 1/3 में लिखना है, तो एक ही पैराग्राफ में निपटाना है। दूसरा, खुद के वर्ड्स का यूज़ करना है, डेटा को एक्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, ये रूल्स होते हैं प्रेसे के, ठीक है। इसके अलावा लेटर के अंदर कुछ फॉर्मेट होते हैं और कुछ हमें क्वेश्चंस देखने होंगे, हम उसको आगे चल के देखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जरा सा अभी भ्रमित हो जाते हैं। ओवरऑल सीएससी वाले किस चीज़ के साथ घूमते, कंटेंट विद ओवर कॉन्फिडेंस, ऑलरेडी एक्सप्लेंड। नॉन सीएससी वाले पुअर कंटेंट अंडर कॉन्फिडेंस, और दोनों को ही क्या मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, नॉट फ्रूटफुल रिजल्ट। रियल प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखो अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहा हूँ, लेकिन दैट इज ऑल्सो बी कवर्ड, नीड टू बी कवर्ड, ठीक है, ताकि आप थोड़े से सजग रहें इस चीज़ के बारे में। रियल प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास में, ठीक है। वो उनके पास एक सॉल्यूशन होता है, दैट इज वन शू फिट ऑल अप्रोच। मतलब देखो, चाहे किसी को प्रिपरेशन करते हुए 1 ईयर हुआ हो, चाहे किसी को प्रिपरेशन करते हुए 5 ईयर हुआ हो, उन दोनों के पास जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वो दोनों इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे तो उनके लिए सेम सॉल्यूशंस होंगे कि प्लीज डू जॉइन आवर XYZ कोर्स विद द 1 to 3% ऑफ प्रॉफिट, और आप सॉरी नॉट द प्रॉफिट, 1 to 3% का डिस्काउंट, और मजे उड़ाइए। ये चीज़ आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है। इसके साथ में अगर इफ यू जॉइन दैट, देन दे विल प्रोवाइड यू कंटेंट, डेफिनेटली 100% आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। इसकी प्रॉब्लम क्या है, कंटेंट प्रोवाइड करवाना इज नॉट अ बिग थिंग, कट कॉपी पेस्ट, है ना, बचपन से सुना होगा, कट कॉपी पेस्ट करना होता है, फेंकना होता है। उनको नहीं पता स्टूडेंट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे चीज़ें याद करनी होती हैं, दे वोंट से दिस टू देम, ठीक है। चीज़ें पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन चीज़ें याद रखना वो अलग चीज़, और चीज़ें याद रखवाना वो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। सो मैं फोकस करता हूँ स्टूडेंट्स को चीज़ें याद रहें, ठीक है। कंटेंट डिलीवरी तो कोई भी कर सकता है ना, कोई भी जाके मतलब चीज़ों को उगल सकता है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, आई एम गिविंग दैट इन्फॉर्मेशन टू एनीवन, बट वो इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो रेलेवेंट हो। पहली चीज़ क्या है, जो आपकी रेलेवेंट हो, रेलेवेंट के साथ में आप उसको यूज़ कर सके। अगर आप उसे यूज़ नहीं कर पाए तो क्या फायदा ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का, ठीक है। इस वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से एग्जीक्यूशन स्टूडेंट कितना कर पाता है इस कंटेंट के ऊपर, 50%, और फिर होता है अंडर कॉन्फिडेंस, और उसके अंदर रिजल्ट आता है सिर्फ 10%। 90% स्टूडेंट्स गॉट फेल्ड, और फिर उन फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं। फेल्ड स्टूडेंट्स ने कोचिंग ली, कोचिंग के बाद फेल हो गए, एंड दे ऑल गॉट डेसिपेटेड। किसी ने अदर एग्जाम, कोई अदर एग्जाम, कोई अदर एग्जाम, कोई अदर एग्जाम, दे नेवर गॉट इन टच विद द स्टूडेंट्स, एंड एक बार पैसा आ गया, दैट्स फाइनल, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी। इसकी वजह से मुझे ये चैनल शुरू करना पड़ा कि भाई ये गलत हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ें चलेंगी। और वो इन चीज़ों को ऐसा नहीं मना करते हो इंस्टीट्यूट्स, दे रिकॉग्नाइज दिस प्रॉब्लम, और उस रिकॉग्नाइज करने के बाद वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप, कस्टमाइज सॉल्यूशन, है ना, बहुत बढ़िया फैंसी वर्ड्स, कि हम आपको ये मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, और इन सारी चीज़ों के नाम के ऊपर क्या देंगे, मोटिवेशन। सुबह से शाम तक मोटिवेशन ठूसा जाएगा आपके अंदर कि मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहो, बताएंगे पढ़ाएंगे क्या भाड़ में जाए, मोटिवेट रहो बस, ठीक। मेरी प्रॉब्लम है ये, ठीक, मुझे बहुत दिक्कत आती है। चलो, ये तो था कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर हमारी कुछ भड़ास। अब हम वापस से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, फेज 2 को डिसाइफर करेंगे, राइट। फर्स्ट इज ऐसे, सेकंड इज लेटर, थर्ड इज प्रेसे। ये मेरी जो है इंपॉर्टेंस है। क्यों ऐसी इंपॉर्टेंस है, देखिए ऐसे के अंदर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्यों, 50 मार्क्स का एक टोटल 100 मार्क्स की वेटेज गेन करता है। अब आप बोलेंगे सर मार्क्स के हिसाब से चल रहे हो तो प्रेसे 30 मार्क्स का, लेटर 20 मार्क्स का, ऐसा क्यों, बताएंगे। ऐसे लिखना आसान है, क्यों, 15 से 20 थीम्स के ऊपर ही आपको कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंट्रो में 3 से 4 लाइन देनी है, 3 से 4 लाइन से ऊपर आप एक्सीड कर ही नहीं सकते, जाना ही नहीं है, गए तो क्वेश्चन छूटेगा। क्यों छूटेगा मैं बताता हूँ। जहाँ पे सीएससी होता है वहाँ पे 1000 वर्ड्स का ऐसे होता है, 1000 से 1200 वर्ड्स का एक ऐसे होता है, और उस ऐसे के अंदर आप एक पेज का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक पेज का लिखने बैठोगे, होगा ही नहीं, खत्म। एक पेज में इंट्रो, बॉडी शुरू की, टाइम खत्म। या फिर एक ही ऐसे लिख पाओगे पूरे के पूरे 2 घंटे के अंदर, कुछ नहीं बचने का फिर। तो आपको क्या है, 3 से 4 लाइन ही दे सकते हैं। बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, डायमेंशंस को कवर करना है। डायमेंशंस क्या होती है, मैं आपको एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देता हूँ। डायमेंशन होती है स्पेलिच, ये एक एक्रोनिम है, ठीक है, स्पेलिच, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लोकल, इंटरनेशनल, या फिर हम कल्चरल और ह्यूमनिस्टिक। तो ये सारे जो हैं ये एंगल्स होते हैं, आपको इनको अपने ऐसे में कवर करना है। प्लस इसके साथ में आपको अपने इन सभी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए फैक्ट देने हैं, प्लस एग्जाम्पल भी देने हैं। ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए आपको पहले लिखना है आपका ओपिनियन, आपको पहले लिखना है ओपिनियन, इसके बाद इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको लिखना है फैक्ट या फिर एग्जांपल। स्टूडेंट 99.99% क्या करते हैं, पहले फैक्ट और एग्जांपल, बाद में ओपिनियन। भाई पहले ओपिनियन बनाओ, उसको प्रूव करने के लिए आपका एग्जांपल या फैक्ट देना पड़ता है। पहले फैक्ट देके ओपिनियन नहीं बनाने पड़ते, है ना, रिवर्स मत चलो, थोड़ा सा मतलब चलो इंसानों की तरह, सीधे तरीके से। पहले ओपिनियन बिल्ड होता है, उसके बाद उसको जस्टिफाई करो फैक्ट से, एग्जांपल से, ठीक है, तभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसी को ऑर्गेनिक फ्लो बोलते हैं। अच्छा, कंक्लूजन 3 to 4 लाइन्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, और ये
दूसरी बड़ी मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्रो वर्सेस माइक्रो। और यहाँ पे मेरा फिर कोचिंग सेंटर्स को, या यहाँ पे तो मैं भाई सबको लपेटे मिलूंगा, इंक्लूडिंग द यूट्यूब, ठीक है, उनका बेड़ा गर्क करने का बहुत तगड़ा हाथ है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैक्रो वर्सेस माइक्रो के अंदर आपको फोकस हमेशा मैक्रो पे करना चाहिए। आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको यकीन आ जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। सपोज इकोनॉमी के कंसेप्ट के बारे में ही हम बात करते हैं। आपने सोचा कि भाई हमें इकोनॉमी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हाउ वुड आई डील दैट, एज्यूम करते हैं, ठीक है। आप है ना एक पेज के अंदर सेक्शंस बांटो, जैसे कि 1947, फिर आप बांटो 1993 का एलपीजी रिफॉर्म्स, और फिर आप लगाओ 2014 के बाद के रिफॉर्म्स, ठीक है। 1993 के अंदर लगा दो प्री 1993 और पोस्ट 1993 एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। अब इन सभी के अंदर आप ऐसे सेक्शन बनाओ, ये लगाओ इधर, ठीक है। इधर लिखो प्राइमरी सेक्टर का क्या हाल था, इधर लिखो सेकेंडरी सेक्टर का क्या हाल था, और फिर इधर लिखो अब टर्शियरी सेक्टर का क्या हाल था। सिंपल, आपके सामने इकोनॉमी का कुछ पूछ दे, आप इसी में से बताओगे। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर का क्या हाल था, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आप बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग कैसे थी उस समय पे, ठीक है। थर्ड टर्शियरी के अंदर बताएंगे आपके सर्विस सेक्टर कैसा था, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा था, आपकी ट्रेड कैसी थी। सो यू विल राइट एवरीथिंग अंडर वन रूफ एंड यू कैन एनालाइज थिंग्स वेरी मच। और फिर ये तो हो गया आपका यहाँ पे। प्लस अगर आपको एक और सेक्शन बनाना है तो यहाँ पे आप एक और सेक्शन बना लीजिए कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हुए थे, राइट। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे, सिंपल हो गई आपकी पूरी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ रहे, आपको लिखना इसी में से है, इसके अलावा आप कहीं जा ही नहीं सकते। लेकिन आपको माइक्रो अप्रोच सुनाई जाएगी, आपको माइक्रो अप्रोच दिखाई जाएगी। इस माइक्रो अप्रोच के ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस लाई जाएंगी और उन्हें करंट अफेयर का जामा पहनाया जाएगा, और करंट अफेयर का जामा पहना के उसे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई जाएगी, और आप देखोगे और आप करोगे टाइम वेस्ट, और उसके बाद आपको रियलाइज होगा ही नहीं कि कब आप वहाँ उस लूप के अंदर फंसते चले गए हो, ठीक है। ये मेन प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, सपिंडा मैरिजेस, ठीक है, सभी ने देखी होगी, मुझे पता है सपिंडा मैरिजेस, मैंने भी देखी है, ठीक है, इसी चीज़ के लिए देखी थी, ठीक है। ये सपिंडा मैरिजेस के बारे में ना आप सोच के देखो, क्या कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सपिंडा मैरिजेस? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मेंस के अंदर तो कभी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। प्रीलिम्स के अंदर सपिंडा मैरिजेस पूछ के उनको करना क्या है? अगर पूछ लिया सपिंडा मैरिजेस क्या है, तो वहाँ पे ऑप्शन बनाने में वो डिफिकल्ट ऑप्शन बना ही नहीं सकता, ठीक है। सिंपल ऑप्शन बनाना पड़ेगा। अब देख के वैसे भी लगा लोगे कि भाई क्या कुछ है, और अब उस पूरे है ना किसी भी यूट्यूब चैनल के अंदर सपिंडा मैरिजेस को देखो, सोचो कि भाई ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और उसको ना एक नेगेटिव वे से सोचो कि यार क्या मैं इसको झुठला सकता हूँ, और आपको खुद ही इतने इनोवेटिव पॉइंट आएंगे, आपको लगेगा यार मेरा पूरा टाइम बर्बाद, ठीक। तो ये होता है माइक्रो अप्रोच। तो माइक्रो अप्रोच के ऊपर पहले नहीं जाना, पहले करना माइक्रो। मैक्रो आपका स्ट्रॉन्ग है, टाइम बचा है, माइक्रो की तरफ जाओ। माइक्रो के ऊपर सीधा माइक्रो के ऊपर नहीं कूदना होता भाई, पहले मैक्रो अप्रोच को लगाओ, राइट। ये एक मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है, सॉरी। चलिए अब आगे चलते हैं। लेटर के बारे में हम बात करेंगे। लेटर के बारे में मैंने क्या रखा था कि लेटर इज योर सेकंड प्रेफरेंस। क्यों मैंने लेटर को सेकंड प्रेफरेंस दिया था, जरा सा, ठीक है, क्यों लेटर को मैंने सेकंड प्रेफरेंस दिया था? लेटर के अंदर जनाब होता है फॉर्मेट, और फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करता है मार्क्स। यहाँ पे आपको कुछ इनोवेशन नहीं लिखना, सिर्फ फॉर्मेट लिखना है। फॉर्मेट के अंदर जो लेटर में पूछा गया है वो लिखना है, एंड यू विल गेट द मार्क्स, सो इजी। प्रेस के अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे दिमाग की छुट्टियाँ। क्यों? यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट्स आते हैं, फॉर्मल टेम्पलेट, रिक्वेस्ट वाले, ऑर्डर करने वाले, इनफॉर्मल टेम्पलेट, जैसे कि फैमिली से बातचीत करने वाले, फ्रेंड के साथ बातचीत करने वाले, या फिर सेमाई को क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि भाई आपका जो सीनियर है ना आपके साथ बहुत क्लोज था और अब उसका प्रमोशन हो गया, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन का लेटर लिखो। तो ये फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, दोनों ही तरीके का है, ठीक है। तो ये सेमाई, इनके टेम्पलेट आते हैं, इजीली टेम्पलेट को पढ़ो और अपना अच्छे से अच्छा लेटर लिखो। थर्ड इज योर प्रेसे। प्रेसे के अंदर सबसे पहली नीड होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग। सब लोग सोचते हैं 1/3 में लिखो, एकदम एक्जैक्ट ऐसे वर्ड टू वर्ड उठा के लिखो, गलत 0 नंबर अवॉर्ड करेगा। यूपीएससी वाला होगा तो पीट के भगाएगा, वो अलग है ना। तो ये चीज़ें मतलब प्लीज़, ये पीट के भगाने वाला मतलब इसको सीरियसली ना लेना, ठीक है। ये हमारे लोकल लैंग्वेज के अंदर से बोल देते हैं कि भाई ठीक है पीट के भगा देंगे, ऐसे इतना गंदा लिखोगे तो डिट्टो ऐसे कट कॉपी पेस्ट नहीं लिखना होता, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग आपके सामने क्या होगी पहले। सेकंड नंबर पे है कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट समझना है कि उसने 1/3 में पूछा क्यों जनाब, ठीक है। पूछा इसलिए वो जानना चाहता है कि आपकी चीज़ें समझ में आई, आपके अंदर गई। अब अगर आपको समझ में आई है तब आप लिखिए, और उसको लिखिए अपने वर्ड के अंदर। सो फ्लुएंसी चेक करना चाहता है, और कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं जिससे भी आप प्रेसे को इजीली लिख सकते हैं। वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है इन सभी प्रॉब्लम्स का? स्मार्ट स्टडी कीजिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू अपग्रेड। आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर आप उसका जवाब हमेशा यस में आता है देन इट्स गुड। अगर नो में आता है, और नो में कब आएगा? जब आप अपना क्रिटिसाइज करेंगे। इफ यू आर नॉट एबल टू क्रिटिसाइज योरसेल्फ दैट मींस यू आर नॉट इंप्रूविंग। हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज कीजिए, आगे बढ़िए, क्रिटिसाइज कीजिए, आगे बढ़िए, क्रिटिसाइज कीजिए, आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम गिल्ट वगैरह लेके मर जाना है उसको लेके ना, मतलब क्रिटिसाइज इज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन क्या है? कस्टमाइज मेंटरशिप, जो कोई प्रोवाइड नहीं करता। कस्टमाइज मेंटरशिप के अंदर क्या है? कंटेंट। जैसे कि अगर किसी को 1 ईयर हुआ है प्रिपरेशन करते तो उसके पास कंटेंट की कमी होगी डेफिनेटली। लेकिन अगर कोई 3-4 साल से कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास कंटेंट की कमी होगी? जनाब बिल्कुल नहीं, कंटेंट की कमी नहीं होगी उसके पास कमी होगी तो उस कंटेंट को याद कैसे रखें, हाउ टू रिमेंबर। अगर आप अपनी तरफ से भी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं देन हाउ टू यूज इट। लोगों के पास इन्फॉर्मेशन बहुत है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर कि अगर किसी के पास गन है और किसी के पास नाइफ है तो किसके जीतने के चांसेस हैं? सब जवाब देते हैं गन। लेकिन फिर मैं इसमें ट्विस्ट लेके आता हूँ कि गन वाले को गन चलानी नहीं आती लेकिन नाइफ वाले को नाइफ चलानी आती है, तो कौन जीतेगा? नाइफ। सिंपल एग्जांपल, सिंपल एनेक्डोट है। अगर आपके पास कंटेंट है एंड इफ यू कांट यूज दैट देन इट वेस्ट। अगर आप यूज कर पा रहे हो, आपके पास 10 लाइन ही है और 10 की 10 आपने यूज कर दी, देन इट्स अ वंडर। एग्जामिनर को कहाँ पता यार कि आपके पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, 11वीं लाइन आपके पास है ही नहीं। आपको तो 10 है ना, 10 यूज करनी है। यूटिलिटेरियन व्यू, यूटिलिटेरियन अप्रोच यहाँ पे लगानी पड़ेगी भैया। सेकंड इज इंडिविजुअलिटी। हर पर्सन का अलग अलग कैरेक्टर होता है। अभी हमने देखा था वन शू फिट ऑल अप्रोच, वो कभी नहीं चलती। तो इंडिविजुअलिटी होती है। किसी पर्सन को फैक्ट बहुत तगड़े से याद होते हैं, कोई पर्सन ओपिनियन बहुत तगड़े से बिल्ड कर सकता है। हमें हर पर्सन के हिसाब से ऐसा देखना होगा कि कौन किस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग वाले को ओके रखो, वीक वाले को एवरेज बनाओ, पर्सन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
सो एट द एंड मैं ये बोलूँगा कि स्मार्ट स्टडी इज़ द क्रक्स। स्मार्ट स्टडी से ऊपर बढ़ के कुछ नहीं है, वही करना आपको आना चाहिए। अब एक हैक क्या है, थर्ड लाइन को आराम से पढ़ो मजे से। मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड या फिर प्रिस्क्राइब्ड विल बी डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स क्या है, दो एंगल में देखते हैं। पहला बैंक, दूसरा यूपीएससी। यूपीएससी पहले क्या बता देता है कि 33% मार्क्स सीसेट में लेके आना होता है। क्या इन्होंने यहाँ 33% बताए हैं? जी जनाब, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हम बैंक के पर्सपेक्टिव के अंदर देखें तो बैंक क्या कट ऑफ बताता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन बैंक क्या बताता है कि अपनी वो सेक्शनल कट ऑफ निकालता है। सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है कि अगर आपने फाइनल तो कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, इसके अलावा सेक्शनल भी करनी होती है, और ये सेक्शनल किस चीज़ के ऊपर डिसाइड होती है? मेरिट के ऊपर। ठीक है, तो ये सेक्शनल कट ऑफ है। तो यहाँ पे खेला हो रहा है सेक्शनल कट ऑफ का। ये सेक्शनल कट ऑफ हो भी सकती है और ये सेक्शनल कट ऑफ जनाब नहीं भी हो सकती। एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। और ये एम्बिग्विटी सीएसआईआर ने किसके पास रखी है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, अर्थात स्वयं के पास। अब इसका एक और तगड़ा एग्जांपल देता हूँ। आपने यूपीएससी के अंदर अक्सर अदर एग्जाम्स देखे होंगे, जैसे ईपीएफओ हो गया, है ना, या फिर आपका हाइड्रोलॉजिस्ट का एग्जामिनेशन हो गया, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो गया, ये बहुत सारे एग्जाम है। इनके अंदर एक क्राइटेरिया देती है यूपीएससी कि आपके 100 में से 50 मार्क्स मिनिमम इंटरव्यू में होने चाहिए फ्रॉम द यूआर क्राइटेरिया अनरिजर्व के लिए। एग्जाम में सोच लेते हैं, मान लो आपका एग्जाम कितना है, 350 मार्क्स का सीएसआईआर का, करेक्ट है, और किसी पर्सन के आ गए 348 मार्क्स। बहुत बढ़िया, ये बंदा तो सिलेक्टेड है ना, आप सभी को पता, सिलेक्टेड है। एज्यूम करते हैं एसओ के अंदर है ना, ये है ना, कायदे से एसओ मिल चुकी है इसे, भगवान ने आके वरदान दे दिया है इसे। लेकिन एसओ के अंदर दिमाग लगाते हैं, एसओ के अंदर यही क्राइटेरिया रखा गया कि भाई 100 मार्क्स का इंटरव्यू है और हम 50 मार्क्स मिनिमम रखेंगे, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। और यहाँ पे उस बंदे के आए 49.5, ये लो, दिस पर्सन बिकेम इनएलिजिबल फॉर योर एसओ बट ही विल डेफिनेटली बी सिलेक्टेड इनटू द एएसओ। पर ये टॉपर होने के बावजूद भी एसओ में नहीं रहा, क्यों? ये वाला चक्कर भैया, प्रिस्क्राइब्ड, रिक्वायर्ड, व्हेनेवर रिक्वायर्ड, मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स व्हेरेवर रिक्वायर्ड, कभी भी, जहां पे भी, जैसा भी होगा, कौन डिसाइड करेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये खेल उनके पास है जनाब। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सारा पेपर 2 को डिसाइफर कर लिया। अब इसके बाद मेरे जरा से आपके साथ वर्ड, यू कैन स्किप द वीडियो इफ यू वांट, बट देयर इज अ सिंपल हर्ट टू हर्ट टॉक। देखिए, हम सभी का एम क्या होता है लाइफ में? एम होता है बी हैप्पी, हमें खुश रहना होता है। और खुश रहने के लिए हम अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, राइट। हम एग्जाम के अंदर अलग अलग पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को हैप्पी देखना चाहते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन के बाद हम एक तरह से सेटल्ड लाइफस्टाइल चाहते हैं, हम सर्विस चाहते हैं, जॉब चाहते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। बट जब आप सर्विस के अंदर जाएंगे या जब आप सर्विस के लिए एस्पिरेशन करते हैं, देन योर पर्सनैलिटी मस्ट हैव टू बी इम्प्रूव्ड। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस पर्सनैलिटी मस्ट हैव टू बी इम्प्रूव्ड? बिकॉज सम पीपल्स आर देयर हु विल ऑलवेज देयर टू क्रिटिसाइज यू, ठीक है। और वो क्रिटिसिज्म ऐसा होता है, मेरे को ना देखो एक बहुत चीज़ से तकलीफ भी होती है। फर्स्ट, लोग इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं किसी चीज़ के बारे में। मुझे नहीं पता सीएसआईआर के अंदर सेकंड प्रमोशन आपका कहाँ पे लेके जाएगा, थर्ड प्रमोशन, फोर्थ प्रमोशन, आई डोंट डैम केयर, ठीक है। लेकिन लोग इस सीएसआईआर की पोस्ट के बारे में इतना पीएचडी करेंगे और पढ़ाई करेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। लोग आईएएस का प्रमोशन कहाँ कहाँ पे होता है इसको उनको पूरा पता होगा, लेकिन आईएएस का प्री आसपास भी नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए ना बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ आती है कि नाउ, अब एक समय होता था जहाँ पे देयर वाज अ क्राइसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन का क्राइसिस था। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? क्राइसिस ऑफ एक्सेस। यहाँ पे एक्सेस चल रहा है, क्राइसिस, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्सेस हो चुका है कि पीपल गॉट, यू कैन से, कन्फ्यूज्ड कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। दैट्स वाई आई स्टार्टेड टू बिल्ड दिस चैनल एंड आई थॉट कि आई मस्ट शेयर माई फेलियर्स ओपनली विद यू, कि मैं ओपनली ये बोलूँगा, आपको बताऊँगा कि वाई आई डिडंट गॉट फाइनली रिकमेंडेड, क्यों रिकमेंड नहीं हुआ, क्या वजह थी जिसकी वजह से मैं छूट गया था कहीं ना कहीं पे। और इसी वजह से मैं इतना इन डेप्थ एनालिसिस कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव गोन थ्रू सच फेजेस एंड आई एम गोइंग थ्रू सच फेजेस। क्या ये चीज़ें चलती रहती हैं, है ना, ऑलरेडी। लेकिन हमारे लिए क्या चीज़ है कि आपको टू द पॉइंट, हम आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी बार बार सुनी होगी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है टू द पॉइंट, ठीक है, हिट्स द बुल्स आई। एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ अस, हम सभी जो है ना, हम टाउन विलेज वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, टायर 2 सिटीज से, टायर 3 सिटीज से, टायर 6, 7, 8, मतलब इतना तो नहीं खैर, मतलब 6, 7, 8 तक तो नहीं होती, आई थिंक 6 तक का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। तो हम 6 तक ऐसे, और विलेजेस से हम यहाँ से आते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होते हैं सपने। हमारे पास ड्रीम्स होते हैं, हमारे पास सपना होता है, हम उसे देख लेते हैं, और मेहनत करने की जद्दोजहद भी होती है, लेकिन हमारे पास रास्ता नहीं होता, वे। और इस वे को हम कोचिंग सेंटरों के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप सर हमें क्रैक करवाइए, लेके जाइए, एंड दे जस्ट गेट द मनी एंड दे फूल द स्टूडेंट्स, लाइक भोले इंसान होते हैं भाई, फंस जाते हैं, पकड़े जाते हैं, ठीक है। सो आई बिल्ड दिस चैनल एंड आई वांटेड टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस एज वेल एज कि भाई चलो ठीक है, निकल जाएंगे इस चीज़ से भी, ठीक है। सो आई होप यू वुड लाइक दिस सेशन एंड प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय बताइए हमें। और भाई देखो, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, दुनिया बहुत लंबी है, बहुत लंबे चलेंगे, जिएंगे, ठीक है। आप और हम, हमारा साथ ऐसे ही बनता रहे, चलता रहे, आप भी सेलेक्ट हों और हम भी, और फिर कभी मिलें तो कभी बातचीत हो, फिर भी हम पॉडकास्ट वगैरह शुरू करेंगे ऐसे बैठ के, है ना, ऑफिसर्स पॉडकास्ट करके शुरू करेंगे कि एक तरफ आप होंगे, एक तरफ हम, कि फिर करेंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे आपकी वीडियो देखी, फिर मैं बोलूँगा ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे हो, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो दैट वुड बी अ फैंटास्टिक टाइम, राइट। सो आई एम लिविंग फॉर द टाइम एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। कोविड को छोड़ के और कुछ बीमारियों को छोड़ के हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, सो हैव अ नाइस डे।